हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। मेरे कुछ प्यारे मित्र मुझसे कमेंट सेक्शन में कई बार कहते हैं कि सर आप टेंस, वॉइस और नरेशन जैसे चैप्टर्स को क्यों नहीं पढ़ाते। मेरे प्यारे मित्र, मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहूँगा, बिना प्रॉपर प्लानिंग के कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। और अगर आपको सेंटेंस के बेसिक्स नहीं आते, अगर आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसके एलिमेंट्स और ख़ास करके अगर वर्ब का डिटेल्ड ज्ञान नहीं है, तो आप टेंस चैप्टर को कभी समझ ही नहीं सकते। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ, आप मुझ पे थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा संयम बनाए रखें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको टेंस इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप ज़िंदगी में कभी भूल तो पाएंगे ही नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को भी अच्छे समझा पाएंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, जैसा कि आपने अगर पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी लैंग्वेज में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शब्दों को एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं और वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य को हम लोग क्लोज भी कहते हैं, बिल्कुल सही। क्लोज के हमने 2 भाग किए थे। एक सब्जेक्ट यानी कि टॉपिक था जिसके बारे में बात की जा रही थी, और उसके बारे में जो भी जानकारी दी जा रही थी हम लोग उसे प्रेडिकेट नाम से पुकार रहे थे। और मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि प्रेडिकेट पार्ट हमेशा ही शुरू होता है वर्ब फ्रेज से। जी हाँ, वर्ब फ्रेज। वर्ब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी वर्ब के बिना किसी क्लोज की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिसमें वर्ब ना हो वो सिर्फ फ्रेज कहलाता है, वो कभी क्लोज हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ब फ्रेज की। दोस्तों, फ्रेज यानी कि शब्दों का एक कॉम्बिनेशन। ओके, तो यानी कि वर्ब फ्रेज के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और एक वो जिसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि इंग्लिश में हर एक चीज़ का मीनिंग उसके नाम के अंदर ही छिपा होता है। अगर इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं तो जाहिर रूप से ये कुछ हेल्प कर रही होगी, और यहाँ पर हम लोग इसे मेन वर्ब कह रहे हैं तो ये ज़रूर मुख्य किरदार निभा रही होगी। देखिए ज़रा ध्यान से दोस्तों, मेन वर्ब का मतलब होता है, अगर हम वर्ब की बात करें तो दोस्तों वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन या फिर कोई भी प्रोसेस। ओके, तो जिस शब्द से हमें एक्शन या प्रोसेस का पता चलता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, ओके, तो हम उसे कहेंगे मेन वर्ब। आप लोग एक बार इस पूरी स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसे अपने नोट्स में उतार ले, क्योंकि ऐसा क्लासिफिकेशन आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में उतार लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेन वर्ब वो शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य में कौन सा एक्शन या कौन सी प्रोसेस हो रही है, लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज की हमारी पूरी वीडियो डेडिकेट रहेगी सिर्फ इस पार्ट को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब दोस्तों, आप इसे हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं तो जाहिर रूप से ये वर्ब का वो हिस्सा है जो आपकी मेन वर्ब के मीनिंग को पूरा करने में उसकी मदद करता है। ओके, तो अब इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब वो शब्द है जो मेन वर्ब के मीनिंग को पूरा करने में हेल्प करता है। लेकिन कौन कौन सी हेल्प करता है, अब हमें इस चीज़ पे चर्चा करनी है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को बेहद बारीकी से समझते हुए चलना है। ओके, तो चलिए बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से मदद करता है। दोस्तों, सबसे पहले नाम का अर्थ जान लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ जो हेल्प करे, लेकिन उसके अंदर आपने 3 कैटेगरीज देखी। सबसे पहली कैटेगरी है ऑक्सिलरी वर्ब्स। दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सिलरी शब्द का क्या मतलब है? क्या आप लोग अपने घर में ऑक्स केबल वर्ड जैसा कुछ आप सुनते हैं? जब आप अपने मोबाइल को अपने चार्जर से कनेक्ट करते हैं या फिर अपने स्पीकर में उस तार को घुसाते हैं तो क्या लिखा आता है? ऑक्स केबल इनपुट। बिल्कुल सही। ऑक्स का मतलब होता है 2 चीज़ों को कनेक्ट करना, 2 चीज़ों को जोड़ना। यानी कि ये एक ऐसा शब्द है जो 2 चीज़ों को जोड़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जोड़ता किन चीज़ों को है। अगर हम एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैं यहाँ पर कहता हूँ सब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पर फिर कहता हूँ प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर होती तो क्या है? मेन वर्ब। बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों, इस सब्जेक्ट को इस मेन वर्ब से जोड़ कौन रहा है? अगर मैं कहूँ शी और डांसिंग,
तो यहाँ पे क्या शी डांसिंग एक सेंटेंस एक क्लोज हो सकता है? नहीं। इसके बीच में आपको इज, वॉज जैसा कोई शब्द लगाना होगा। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके सब्जेक्ट को आपके मेन वर्ब से क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो आपके हेल्पिंग वर्ब की पहली मदद यही है, इट कनेक्ट्स मेन वर्ब टू द सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो शब्द हैं जो आपके मेन वर्ब को, बेसिकली आपके प्रेडिकेट पार्ट को आपके सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में सब्जेक्ट जो है वो एक इंजन की तरह है और प्रेडिकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है? बोगियां हैं। लेकिन उन बोगी को उस इंजन से कनेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्ट करती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपके मोडाल्स की। दोस्तों मोडाल शब्द आया है मूड शब्द से। दोस्तों मूड का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, लेकिन मूड का एक दूसरा अर्थ भी होता है। मूड का मतलब है मोड। कहने का मतलब है कि आप वाक्य में जो बात कर रहे हैं उसमें किस प्रकार का भाव डालना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है मोडाल्स जो होते हैं आपकी मेन वर्ब का जो मूड होता है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भाव डाल देते हैं। जैसे कि किसी चीज़ के होने की संभावना, कर्तव्य, हो सकता है सजेशन, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ओब्लिगेशन, यानी आप किसी के ऊपर दबाव दे रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कैन आई डू दिस वर्क, मे आई कम इन, कैन आई हेल्प यू, कुड यू डू दिस फॉर मी। यानी कि अलग अलग शब्द आप देखेंगे। यहाँ पे मैंने मेन वर्ब जरूर यूज़ की है, लेकिन मेन वर्ब के साथ में आप लोग देखते हैं एक अलग ही भाव आ रहा है, एक अलग ही इमोशन कह सकते हैं, या एक अलग ही मूड जो है स्पीकर ने डाल दिया है। तो वो काम कौन करता है? वो करते हैं आपके मोडाल्स। बात आई समझ में? तो मोडाल्स का मतलब हुआ ऐसे शब्द जो मेन वर्ब के मूड को, क्या भाव है, उसको एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक कैटेगरी और है जिसको मैंने मोडाल ऑक्सिलरी कहा है। अब मोडाल ऑक्सिलरी का मतलब क्या है? दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर दोनों ही गुण हैं। ये मोडाल का काम भी कर सकते हैं और ऑक्सिलरी का भी। वो कैसे? दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब का एक और महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, ये टाइम यानी कि टेंस। कहने का मतलब ये है कि आपका कार्य तो हो रहा है, लेकिन एक स्पीकर के पर्सपेक्टिव से वो किस काल में हुआ, यानी कि हो रहा है, होगा या हो चुका है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की। तो दोस्तों ये चीज़ वाक्य में कौन सा टेंस है कौन बताता है? दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब बताती है। अगर मैं इज आर एम कहूँ तो आप कहेंगे प्रेजेंट है, अगर मैं वाज वर कहूँ तो आप कहेंगे पास्ट है, लेकिन अगर मैं विल और शैल कहूँ तो आप कहेंगे फ्यूचर है। जी हाँ, तो इसीलिए विल और शैल जो है ऑक्सिलरी भी है, लेकिन विल और शैल एक डिफरेंट वे में यूज़ करके हम लोग मोडाल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? मोडाल ऑक्सिलरी। और यही आपकी हेल्पिंग वर्ब की तीसरी मदद हुई कि इट टेल्स हाउ टाइम इज कन्वेड इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब है कि एक वाक्य में जो समय है वो कौन सा है, वो हुआ था, हो रहा है या होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए अब एक और बेहद ही महत्वपूर्ण मदद की बात करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स करती हैं। ये आपके स्पीकर के एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। एस्पेक्ट से क्या मतलब है? एस्पेक्ट आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, एक होता है परफेक्ट एस्पेक्ट, एक होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। दोस्तों प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि काल में, किसी टाइम फ्रेम में कोई कार्य स्पीकर के नज़रिए से हो रहा था, वो चल रहा था। कब से चल रहा है इससे लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो कार्य होने के बीच में था। ओके दोस्तों, परफेक्ट एस्पेक्ट का मतलब होता है कि कोई कार्य जब स्पीकर ने नोटिस किया हो चुका था, या फिर आप एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, या फिर आप दो एक्टिविटीज़ को रिलेट कर रहे हैं। ओके और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसके अंदर आपको दोनों नज़र आ रहे हैं। दोस्तों प्रोग्रेसिव में मैंने कहा कि जब स्पीकर ने देखा कोई कार्य चल रहा था। परफेक्ट में मैंने कहा जब स्पीकर ने नोटिस किया वो कार्य हो चुका था। लेकिन परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होता है, अब हम बात करते हैं कोई कार्य कितनी देर से चल रहा है, इसका जिक्र किया जाता है। ओके तो दोस्तों अगर मैं टू बी
ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, टू बी लिखा हुआ था जिसके अंदर इज, आर, एम, वाज, वर आते हैं। ओके, अगर आप उसके साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाते हैं तो हमेशा दिखाएगा कि कोई कार्य हो रहा है या हो रहा था। ओके, लेकिन अगर आपको दिखाना है हो रहा होगा तो हम लोग बी को, जो बी वर्ड है, जो फैमिली नेम है, उसको विल और शैल के साथ लगा लेते हैं। विल बी डूइंग, शैल बी डूइंग, इस तरीके से। ओके, अगर हम टू हैव के साथ में मेन वर्ब की ईडी फॉर्म को, अभी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म्स है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, अभी के लिए प्लीज थोड़ा सब्र रख लीजिए, नहीं तो सारा का सारा गुचुड़ मुचुड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें टू हैव की, ओके, तो टू हैव के साथ अगर हम मेन वर्ब की ईडी फॉर्म को लगाते हैं, ये दिखाता है कि कोई कार्य हो चुका था। आप कहते हैं शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, यानी कि वो अपना काम ऑलरेडी कर चुकी है। बात आगे समझ में। और अगर मैं टू हैव, देखिएगा हैव के साथ में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर प्रोग्रेसिव भी चाहिए और परफेक्ट भी चाहिए, तो मैंने क्या कॉम्बिनेशन लिया है दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए बी को यूज़ किया, लेकिन हैव के बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव के इन्फ्लुएंस में बी का बन गया बीन, तो कॉम्बिनेशन हमारे पास में निकल के आया हैव, बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दोस्तों इसको हम कहते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, यानी कोई काम कितनी देर से हो रहा है। ओके, जैसे आप कहते हैं कि मैं 2 घंटे से कोई कार्य कर रहा हूं, तो आप पीछे गए यानी परफेक्ट में गए और वो काम चल रहा है, तो आप कहेंगे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 आवर्स। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है ना आपको, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बात किया करें। ओके, मैं आपके लिए हूं इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए अब नेक्स्ट हेल्प की बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आपका क्लोज कैसा है, आपके क्लोज का नेचर कैसा है, वो आपके हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है, ना कि आपके मेन वर्ब पे। दोस्तों क्लोज टाइप, यानी कि आपका जो क्लोज है वो किस प्रकार की जानकारी दे रहा है। देखिए कुछ क्लोजेज ऐसे होते हैं जिनमें आप किसी बात की घोषणा करते हैं, किसी प्रकार की जानकारी को दे रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप जानकारी को लेना चाहते हैं, आप किसी से किसी प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं, तो हम उन्हें इंटरोगेटिव कहते हैं। होते और भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ। अभी आपके सामने मैंने लिखा आई हैव फिनिश्ड इट, यहाँ पे आई जाहिर रूप से सब्जेक्ट है, यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है, पर आप देखते हैं कि आपकी मेन वर्ब को कनेक्ट किसने किया है, हेल्पिंग वर्ब ने। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आई, सब्जेक्ट के बाद में। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव, यानी कि ये जानकारी दे रही है। ओके, लेकिन अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आऊं, मेन वर्ब का कोई रोल नहीं है, मेन वर्ब हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद आती है। ओके, तो अगर मैं कहूं हैव यू फिनिश्ड इट, तो अब यहां पर डॉट नहीं मुझे लगाना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटरोगेटिव मार्क। ओके, तो यहां पर जब ये हैव आपके सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो यहाँ पर ये बन गया इंटेरोगेटिव क्लोज, यानी कि यहाँ पर मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ। बात आई समझ में? यानी कि आपका क्लोज कैसी इंफॉर्मेशन देगा वो डिपेंड करता है आपकी हेल्पिंग वर्ब पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने हेल्पिंग वर्ब को एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से जाना है। आज आपने जाना है कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते क्यों हैं। ओके दोस्तों, टू बी, टू हैव, टू डू, इनके ऊपर अगर मैं वीडियोस बनाऊं तो अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बन जाएगी, और वो मैं वादा करता हूं कि समय के साथ आपको मिलेगी। लेकिन अभी मेरा फोकस आपको टेंस, वॉइस और नरेशन कराना है, और उससे पहले आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज देना है। ओके, तो आज मैं हेल्पिंग वर्ब को फिनिश मान रहा हूं, लेकिन अलग से एक दूसरी सीरीज में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ओके, अगली वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में आपको मेन वर्ब पढ़ाऊंगा मैं। ओके, तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि हेल्पिंग वर्ब वो शब्द है जो मेन वर्ब के मीनिंग को पूरा करने में मदद करता है। ओके, किस तरीके से मदद करता है, एक क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। इट कनेक्ट्स मेन वर्ब टू द सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब को सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है। ओके, अब आप मुझसे कहेंगे कि सर कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे होते हैं जहां पर खाली मेन वर्ब आती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं, सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं शी वेंट देयर,
ओके अब आप कहेंगे सर यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और डायरेक्टली यहाँ पर मैंने मेन वर्ब को कनेक्ट करके एक एडवर्ब एक एडजंक्ट का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं, तो आपकी तो पहली जो नियम है वो खराब हो गया। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो वेंट है आपका मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका डिड और गो इन दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है। ये चीज़ किसी ने बताई नहीं होगी, राइट? पहली बार पता चल रहा होगा। तो दोस्तों ये जो डिड है ना, ये यहाँ पर अभी भी है, आप इसे देख नहीं सकते लेकिन वहाँ पर वो है। ओके तो कहने का मतलब ये है कि आपकी मेन वर्ब को सब्जेक्ट से कनेक्ट सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब करती है। ओके दूसरी बात मैंने कही, इट टेल्स हाउ टाइम इज कन्वेड इन अ सेंटेंस, यानी कि आप जिस वाक्य की बात कर रहे हैं उसमें जो एक्शन हो रहा है, ओके वो एक्चुअली हो रहा है, हुआ था या होगा, यानी कि टाइम ही टेंस है। ओके आप उसको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की मदद से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं और कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो टाइम को एक्सप्रेस करता हो। अब समझ में आ रहा है कि टेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको ये चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ। ओके तीसरी मदद करता है, इट टेल्स एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब कि प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है या परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। कहने का मतलब है कि स्पीकर के नज़रिए से कोई एक्शन चल रहा है, हो चुका है या बहुत देर से चलता आ रहा है। ओके अगली हेल्प करता है, ये हमें बताता है कि क्लोज का नेचर कैसा है, यानी कि आप उस क्लोज में किसी प्रकार की जानकारी को दे रहे हैं या जानकारी को मांग रहे हैं। बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी इस दुनिया में कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों मोडाल्स की जब मैंने बात की तो मैंने आपको बताया मोडाल शब्द आया है मूड से, मोडस से। कहने का मतलब ये है कि जब स्पीकर कोई बात कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक मूड को भी डालना चाहता है, एक भाव को डालना चाहता है, ओके तो वहां पर मोडाल का यूज किया जाता है। ठीक है और मोडाल्स जो है किस किस प्रकार के मूड को एक्सप्रेस करते हैं, वो एबिलिटी क्षमता को दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं यू कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे क्षमता दिखा रहा है। ये ड्यूटी को दिखाता है, आप कहते हैं आई शुड डू दिस वर्क, तो यहाँ पे आप कहते हैं मुझे ये करना चाहिए, तो आप यहाँ पे ड्यूटी की बात कर रहे हैं। मैं सजेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, यू कुड बाय दिस वन, आप ये वाला खरीद सकते हैं, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं। यहाँ पे आप परमिशन की बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यू मे गो, या फिर आप कह सकते हैं मे आई कम इन। ओके यहाँ परमिशन की बात हो रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो सकती है, आप कहते हैं इट माइट रेन टुडे, यानी बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर एक भाव था, कौन सा, पॉसिबिलिटी वाला। ओब्लिगेशन, आप कहते हैं यू शैल लीव एट वंस, तुम्हें अभी के अभी जाना होगा, तो मैं किसी पर ओब्लिगेशन लगा रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे इस वीडियो में चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ला कर दूंगा। धन्यवाद।